हजारों ऐतिहासिक इमारतें हैं, लेकिन सिर्फ भानगढ़ ही इकलौती ऐसी जगह है जहां सरकार खुद ये मानती है कि रात में यहां रुकना खतरे से खाली नहीं। क्या ये सिर्फ जंगली जानवरों का डर है, या फिर एएसआई के अधिकारी भी वो मानते हैं, वो सच जानते हैं जो आम जनता को वो खुलकर नहीं बता सकते। स्थानीय लोग कहते हैं रात को हवा नहीं चलती, रूह चलती है। जो रात को रुका वो या तो सुबह मिला नहीं, और जो मिला वो पहले जैसा नहीं। साल था 1573। मुगल बादशाह अकबर का जमाना था। आमेर के राजा भगवान दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए इस शहर की नींव रखी थी। माधो सिंह जो एक महान मान सिंह के भाई थे, एक वीर योद्धा थे। भानगढ़ कोई साधारण किला नहीं था, ये उस समय की स्मार्ट सिटी था। पहाड़ों की गोद में सुरक्षित ये शहर तीन तरफ से प्राकृतिक दीवारों से घिरा था। शहर के अंदर घुसते ही भव्य जौहरी बाजार था। अब आप सोचिए, सड़क के दोनों तरफ 2 मंजिला पक्की दुकानें, हवा में चंदन और इत्र की खुशबू। जौहरियों की दुकानों पर हीरे और पन्ने चमकते थे। सड़कों पर बच्चों की हंसी, नर्तकियों के पैरों की घूंघट और मंदिर की घंटियों की आवाजें गूंजती थी। यहाँ के गोपीनाथ मंदिर और सोमेश्वर मंदिर की नक्काशी आज भी ये बताती है कि कलाकार कितने निपुण थे। पानी की व्यवस्था के लिए बावड़ियां थी। महल के सबसे ऊपर से पूरा शहर किसी जन्नत जैसा दिखता था। लगभग 10,000 लोग यहाँ हंसी खुशी से रहते थे। एक ऐसा शहर था जिसे कभी ना मरने के लिए बनाया गया था, लेकिन तकदीर ने इसके लिए मानो एक अलग कहानी लिख रखी थी। एक ऐसी कहानी जो खून, धोखे और काले जादू की स्याही से लिखी जाती है। भानगढ़ के विनाश की नींव उस दिन पड़ गई जिस दिन इसकी पहली ईंट रखी जा रही थी। किले के निर्माण से पहले राजा भगवान दास को पता चला कि यह जमीन एक सिद्ध तपस्वी की है। उनका नाम था गुरु बालूनाथ। वे यहाँ के गुफाओं में वर्षों से तपस्या कर रहे थे। राजा, जो खुद धर्म और साधुओं का सम्मान करते थे, वो गुरु के पास गए और किला बनाने की अनुमति मांगी। गुरु बालूनाथ अपनी समाधि से जगे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने कहा, राजन, तुम यहां अपना शहर बसा सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? साधु ने अपनी कुटिया की ओर इशारा करते हुए कहा, अपने महलों को चाहे जितना ऊंचा बना लो, लेकिन ध्यान रहे जिस दिन तुम्हारे महल की परछाई ने मेरी तपस्या स्थली को छू लिया, जिस दिन तुम्हारे अहंकार ने मेरी शांति पर अंधेरा डाला, उस दिन ये पूरा शहर और तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा। राजा ने वचन दिया। शुरुआत में सब ठीक था। महल की ऊंचाइयों कम रखा गया। पीढ़ियां गुजरी। माधो सिंह के बाद उनके वंशज छत्र सिंह या अजब सिंह गद्दी पर बैठे। ये नए राजा महत्वाकांक्षी थे। उन्हें साधु की चेतावनी एक पुराना अंधविश्वास लगी। उन्होंने ताकत दिखाना चाहे। उसने आदेश दिया कि महल को और ऊंचा किया जाए, उसमें और मंजिलें जोड़ी जाए। पुराने मंत्रियों ने राजा को साधु के वचन की याद दिलाई, लेकिन राजा ने हंसकर टाल दिया। महल ऊपर उठता रहा और फिर आया वो मनहूस दिन। सर्दियों की दोपहर थी। सूरज ढल रहा था। नए बने ऊंचे महल की लंबी काली परछाई पहाड़ से नीचे उतरी। घास के मैदानों को पार करती हुई, रेंगती हुई सीधा गुरु बालूनाथ की कुटिया पर जा गिरी। साधु का ध्यान भंग हुआ। अपनी आंखों को खोला और सामने उस अंधेरे को देखा। साधु को एहसास हुआ कि वचन टूट चुका है। क्रोध में कांपते हुए श्राप दे दिया, विनाश, सर्वनाश। अब यहां सिर्फ पत्थर बचेंगे, इंसान नहीं। ये कहते हैं कि उस श्राप के चलते भानगढ़ की सुख शांति छिन गई, लेकिन असली तबाही अभी आनी बाकी थी। तबाही जो एक आशिक के रूप में आने वाली थी। ये कहानी भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती से जुड़ती है। कहा जाता है कि रत्नावती उस दौर की सबसे सुंदर महिला थी। उनकी सुंदरता की चर्चाएं अक्सर दिल्ली और आगरा तक पहुंचती थी। कवियों ने उनकी तुलना चांद से की थी। वो सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि एक अच्छी घुड़सवार और वीर भी थी। लेकिन उसी भानगढ़ के अंधेरे कोने में एक और शख्स था जिसकी नजर राजकुमारी पर थी। वो कोई राजकुमार नहीं था, वो एक वाम मार्गी तांत्रिक था जो शमशान में रहता था, राख लपेटता था, काली शक्तियों की साधना करता था। उसने एक बार राजकुमारी को महल की छत पर देखा। उस एक पल में उसका आकर्षण पागलपन में तब्दील हो गया। वो राजकुमारी से प्यार नहीं करता था, उन्हें पाना चाहता था। वो जानता था कि एक तांत्रिक और राजकुमारी का मिलन असंभव है, इसलिए अपनी सबसे खतरनाक विद्या का इस्तेमाल करने का फैसला किया।
एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ बाजार घूमने निकली। वो एक इत्र की दुकान पर रुकी। उन्हें केवड़े का इत्र पसंद था। तांत्रिक भीड़ में छिपा सब कुछ देख रहा था। जब राजकुमारी का ध्यान भटका तो उसने चुपके से उस इत्र की शीशी पर दूर से एक मंत्र फूंक दिया। यह वशीकरण का सबसे खतरनाक मंत्र था। उसका प्लान था कि जैसे ही राजकुमारी वो इत्र अपनी गर्दन पर लगाएगी, वे अपनी सुध-बुध खो बैठेंगी। सम्मोहित होकर दुनिया की परवाह किए बगैर दौड़ती हुई तांत्रिक के पास आएंगी और फिर वो उनके साथ जो चाहे कर सकता है। लेकिन शायद नियति को कुछ और मंजूर था। राजकुमारी ने शीशी उठाई, लेकिन जैसे ही हाथ में लिया एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। शीशी ठंडी नहीं, गर्म थी। राजकुमारी खुद भी आध्यात्मिक शक्तियों की समझ रखती थी। उन्होंने नजरें उठाई और भीड़ में छुपे उस तांत्रिक की लाल हंसी आंखों को देख लिया। उन्हें समझ में आया। गुस्से में तमतमाई राजकुमारी ने इत्र नहीं लगाया, पूरी ताकत से शीशी उठाई और पास पड़े एक विशाल पत्थर पर दे मारी। शीशी टूट गई, इत्र पत्थर बिखर गया और काला जादू उल्टा पड़ गया। इस मंत्र का काम था कि जिस पर इत्र गिरे वो तांत्रिक के पास खींचा चला आए। इत्र राजकुमारी पर नहीं, उस विशाल पत्थर पर गिरा। अचानक जमीन में कंपन हुआ। वो जगह टन भर भारी चट्टान अपनी जगह से हिली। गुरुत्वाकर्षण के नियमों को तोड़ती हुई चट्टान लुढ़कती हुई तेज रफ्तार से तांत्रिक की तरफ बढ़ी। तांत्रिक भागने की कोशिश करता रहा, उससे पहले चट्टान ने उसे कुचल दिया। उसकी पसलियां टूट गई, खून का फव्वारा फूट पड़ा, लेकिन वो तांत्रिक साधारण मौत नहीं मरा। अपनी आखिरी सांसों में दर्द से तड़पते हुए उसने भानगढ़ की ओर हाथ उठाया और अपनी बची कुची काली शक्तियों से कैसा श्राप दिया जो आज 400 साल बाद भी कायम है। उसने चिल्लाते हुए कहा, रत्नावती, तूने मुझे मार दिया, लेकिन तू भी सुहागन नहीं मरेगी। आज से ठीक अगली अमावस तक ये पूरा शहर राख हो जाएगा। यहां कोई नहीं बचेगा। तुम सबकी आत्माएं इस किले में कैद रहेंगी। मेरे साथ तुम कयामत तक यहीं रहोगे। इसके साथ ही उसकी गर्दन लुढ़क गई। तांत्रिक मर गया, लेकिन उसका साया जिंदा हो गया। तांत्रिक की मौत के कुछ ही हफ्तों बाद भानगढ़ का अंत आने लगा। इतिहासकारों के अनुसार पड़ोसी राज्य अजबगढ़ ने भानगढ़ पर एक भीषण हमला किया, लेकिन लोक कथाएं कहती हैं कि यह हमला अस्वाभाविक था। दुश्मनों के अंदर एक अजीब सा पागलपन था। उस रात भानगढ़ के मजबूत दरवाजे टूट गए, सैनिक शहर में घुस आए। वो कत्लेआम की रात थी। तलवारों ने न बच्चों को बख्शा न बूढ़ों को। जौहरी बाजार जो कभी इत्र से महकता था, अब खून की गंध से भरा था। महलों में आग लग चुकी थी और राजकुमारी रत्नावती, ये कहते हैं कि बचने के लिए कई सैनिकों ने जान दी, लेकिन अंततः दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया और उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। सुबह होते होते 10,000 की आबादी वाला शहर एक विशाल कब्रिस्तान में तब्दील हो गया था। जो कुछ लोग बच गए थे वो अपनी जान बचाकर भागे और कसम खाई कि वो कभी इस मनहूस जगह पर वापस नहीं लौटेंगे। श्राप सच हो चुका था, सब मारे गए थे। लेकिन सवाल क्या मौत थी? स्थानीय लोगों का यह मानना है कि हजारों लोगों को मुक्ति नहीं मिली। उनकी अकाल मृत्यु और तांत्रिक के श्राप ने उनकी आत्माओं को उस किले की चारदीवारी से बांध लिया। आज भी जब रात होती है तो आत्माएं अपने उस दर्द को दोहराती हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ दादी नानी की कहानियां हैं, तो आप भानगढ़ जाकर खुद देख लीजिए। वहां के पत्थर चीख चीख कर गवाही देते हैं। किले में घुसते ही आप देखेंगे कि बाजार और घरों की कतारें हैं। दीवारें आज भी मजबूत हैं, लेकिन किसी भी घर पर छत नहीं है। अब सवाल यह है कि यह कैसे संभव है कि सैकड़ों साल में दीवारें तो बच गई, लेकिन छत गायब हो गई। गांव वाले इसे श्राप का असर मानते हैं। वो कहते हैं कि शहर के सिर पर कोई साया नहीं टिकेगा। आज भी अगर कोई यहां सीमेंट की छत डालने की कोशिश करता है तो उसे डर होता है। पूरे किले में जंगली केवड़ा की झाड़ियां उगी हुई है। वैज्ञानिक रूप से केवड़ा सांपों को आकर्षित करता है, लेकिन यहाँ का अनुभव अलग है। कई पर्यटकों ने रिपोर्ट किया कि चलते चलते उन्हें तेज इतनी खुशबू आती है जैसे कोई पास से गुजरा हो, और अगले पल सड़े हुए मांस की बदबू। ये गंध कहां से आती है कोई नहीं जानता। किले के नर्तकी महल के पास जाने पर तापमान 4 से 5 डिग्री गिर जाता है। क्या यह पत्थर की ठंडक है या किसी और चीज की मौजूदगी? क्या भानगढ़ सच में भूतिया है या फिर ये केवल हमारा वहम है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने अपनी जान को भी जोखिम में डाला, और इनमें सबसे प्रमुख नाम जो था वो गौरव तिवारी का था। उन्होंने अपनी टीम के साथ वहां एक रात बिताई, परमिशन लेकर। उनके पास तमाम अत्याधुनिक उपकरण थे, और उसके बाद जो उनकी रिपोर्ट आई वो चौंकाने वाली थी। उनकी रिपोर्ट कहती थी किले के कुछ हिस्सों में बिना किसी बिजली के तार या मोबाइल नेटवर्क के उनके मीटर पागलों की तरह बीप करने लगे।
ये दर्शाता है कि यहाँ एक मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड था। टीम के सदस्य ने दावा किया कि खाली गलियारे में उसे किसी ने जोर से धक्का दिया। जब रिकॉर्डिंग सुनी तो सन्नाटे के बीच फुसफुसाहट भी कैद थी। वैज्ञानिक कहते हैं ये इंफ्रासाउंड हो सकता है, हवा की ऐसी आवृत्ति जो कानों को सुनाई नहीं देती लेकिन दिमाग में डर पैदा करती है, या फिर ये जगह अलगाव का मनोवैज्ञानिक असर है। लेकिन सवाल अभी भी यही उठता है कि अगर ये सिर्फ विज्ञान है तो एएसआई ने अपने 150 साल के इतिहास में सिर्फ इसी जगह को डेंजर जोन क्यों घोषित किया? क्यों यहाँ के गार्ड्स भी रात को किले के अंदर नहीं रुकते? उनका ऑफिस गेट से 1 किलोमीटर दूर क्यों बनाया गया है? क्यों ऐसा होता है कि भानगढ़ के गेट पर शाम को 6 बजने के बाद सीटियां बजने लगती हैं कि बाहर निकलो? गार्ड पर्यटकों को बाहर निकालने का इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि सूरज अरावली की पहाड़ियों के पीछे छिप रहा है, और जैसे जैसे रोशनी कम होती है वो क्यों कहते हैं कि यहाँ परछाइयां लंबी डरावनी होती है? यहाँ पंछियों ने चहचहाना क्यों बंद कर दिया है? एक अजीब सा सन्नाटा क्यों? वो पर्यटक जो हंस रहे थे वो चुपचाप शाम को बाहर क्यों निकल जाते हैं? क्यों कोई भी पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता? क्योंकि सबके मन में एक डर है कि पीछे मुड़कर देखा तो कोई वापस ना खींचे। भानगढ़ सिर्फ ईंट पत्थरों का ढेर नहीं है, वो समय का कैप्सूल है। एक ऐसी जगह जो 400 साल पहले थम गई थी, एक दर्दनाक पल में। शायद तांत्रिक का श्राप सच था, शायद राजकुमारी रत्नावती की रूह आज भी आखिरी पहर में उन खंडहरों में अपनी मुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि सच क्या है, लेकिन अगर आप कभी भानगढ़ जाएं तो एक सलाह मानिएगा, वहां की खूबसूरती को देखिएगा, इतिहास को महसूस कीजिएगा, लेकिन सूरज ढलने लगे तो वापस लौट आइएगा, क्योंकि कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं। और भानगढ़ का दरवाजा हमारी दुनिया और उस दुनिया के बीच का एक बहुत कमजोर पर्दा है। उस पर्दे के पीछे क्या है ये ना जानना शायद ज्यादा बेहतर है। बाकी आपकी जिंदगी।